हेलो स्टूडेंट्स, मैं रीना मैम और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक संस्मरण जो आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित है। इस संस्मरण का शीर्षक है सांवले सपनों की याद। इस संस्मरण के लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 ग्राम नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य का अध्यापन कार्य किया। जाबिर हुसैन हिंदी, अंग्रेज़ी तथा उर्दू तीनों भाषाओं के जानकार हैं और तीनों भाषाओं में कुशलतापूर्वक लेखन कार्य करते हैं। उनकी हिंदी कृतियों में प्रमुख है जो आगे है डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी आदि। जाबिर हुसैन ने अध्यापन के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी बहुत कार्य किया। जाबिर हुसैन की कृतियों में यानी कि उनकी रचनाओं में प्रयुक्त यानी कि प्रयोग की हुई जो भाषा है वो आम आदमी के निकट है, यानी कि आम आदमी को ही वो अपनी रचना का विषय बनाते थे, जिस कारण आम आदमी की भाषा का प्रयोग भी करते थे। आपकी पाठ्य पुस्तक में उनकी जो रचना संकलित है, जो संस्मरण उनके द्वारा लिखा हुआ संकलित है, उस संस्मरण का विषय है एक उनका प्रिय मित्र जिसका नाम है सालिम अली। यहाँ जो रचना है उनकी सांवले सपनों की याद, जैसा कि शीर्षक के से ही लगता है कि लेखक ने अपने अतीत की यादों को उकेरने का प्रयास किया है। जाबिर हुसैन द्वारा लिखित यह संस्मरण जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली, जिनका पूरा नाम सालिम मोइनुद्दीन अब्दुल अली था, जिन्हें पक्षी विज्ञानी के नाम से भी जाना जाता था, उनको ये समर्पित है। यह संस्मरण जून 1987 में सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया है। हम जब किसी से बहुत जुड़े होते हैं या कोई यादें हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं, हम उसे अपनी डायरी में लिखकर संजो कर रखना चाहते हैं। तो हो सकता है कि जाबिर हुसैन भी सालिम अली के बहुत नज़दीकी मित्रों में से थे, तो वो उनकी यादों को डायरी में संजो कर रखने के उद्देश्य से लिखा हो ये संस्मरण, जो कि एक सालिम अली के व्यक्तित्व को जानने का एक अच्छा अनुभव है हमारे लिए, एक अच्छा अवसर है हमारे लिए। ये सालिम अली के मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया है। जाबिर हुसैन सालिम अली उनके अभिन्न मित्रों में से थे, उनके घनिष्ठ मित्रों में से थे, जिनकी मृत्यु के बाद वो एक बहुत दुख और डिप्रेशन में चले गए थे। इस अवसाद यानी कि डिप्रेशन, सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। ये पंक्तियाँ सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि लेखक जो है अपनी अतीत में किसी विशेष याद को संजोए हुए है, जिसे वो अभिव्यक्त कर रहा है, वो शेयर करना चाहता है, वो बांटना चाहता है। ये जो संस्मरण है सांवले सपनों की याद, जैसा कि शीर्षक से ही लगता है कि किसी अतीत की किसी घटना को, किसी विशेष बात को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ लेखक जाबिर हुसैन ने इस शीर्षक के माध्यम से अपने घनिष्ठ मित्र सालिम अली की अंतिम यात्रा का वर्णन किया है। अंतिम यात्रा यानी कि जो मृत्यु के बाद जो शव या तो जलाने के लिए या दफनाने के लिए जाता है, तो वो जो यात्रा होती है वो उस अंतिम यात्रा का वर्णन यहाँ है। लेखक कहता है कि सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। यह झुंड मौत की वादी में जा रहा है। सालिम अली को वो सुनहरे पक्षी के रूप में बताता है।
वो पक्षियों को ही प्रतीक बनाकर उनके संस्मरण का वर्णन करता है, उनकी यादों को अभिव्यक्त करता है, क्योंकि सालिम अली का पूरा जीवन जो है वो पक्षियों के बीच में ही बीता। और यह झुंड मौत की वादी में जा रहा है, जिसमें सबसे आगे सालिम अली है। किसी भी शव यात्रा में जो शव होता है, जो पार्थिव शरीर होता है, वो सबसे आगे होता है। तो उनकी शव यात्रा का वर्णन यहाँ कर रहा है लेखक। कह रहा है कि वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए हैं। जैसे सैलानी जो टूरिस्ट होते हैं, अपने कंधों पर अपने बड़े बड़े बैग में अपने सामान लिए वो अपने जहाँ उनको जाना होता है, जहाँ उनको घूमना होता है, वहाँ वो जाते हैं ऐसे सामान को ढोते हुए। उनका एक लक्ष्य निश्चित नहीं होता कि एक फ़ला जगह से भी जाएंगे और बस वहीं से लौट आएंगे। वो वहाँ जाते हैं और उससे जुड़े बाकी जगहों पर भी चले जाते हैं, जिसका कि उनका पहले से कोई उद्देश्य नहीं होता। तो ये अंतहीन सफ़र, उस अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए उन सैलानियों को अभिव्यक्त कर रहा है लेखक यहाँ। यह उनका अंतिम सफ़र है, लेकिन यहाँ अपनी यादों का, अपने जीवन, बीते हुए जीवन की यादों का बोझ वो लिए हुए वो अपनी अंतिम सफ़र पे जा रहे हैं, यानी कि अपने जीवन की अंतिम यात्रा, यानी कि मृत्यु में उनका जो शरीर जो है वो खाक में अब मिलने वाला है, मिट्टी में मिलने वाला है। तो उसका वर्णन यहाँ कवि कर रहा है, लेखक कर रहा है। कह रहा है कि ये सालिम अली की अंतिम यात्रा है। कह रहा है कि वे यानी कि सालिम अली उस वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। जैसे किसी वन का एक पक्षी मरने से पहले जो भी उसके कंठ से जो ध्वनि, जो आवाज़ उसकी निकलती है, वो एक गीत, उसके जीवन का वो अंतिम गीत होता है। तो सालिम अली भी उस वन पक्षी की तरह अब अपने जीवन की लीला समाप्त कर अब मौत की गोद में जा बसे हैं। इस सोए पक्षी को कोई जगाना भी नहीं चाहेगा। अगर इस सोए पक्षी को, लेखक कहता है कि इस सोए पक्षी को कोई जगाना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को ये मान के मनुष्य की ये ईश्वर की इच्छा है, उसे उसकी मौत को स्वीकार कर लेता है। तो इसलिए यहाँ लेखक कह रहा है कि सोए पक्षी को कोई जगाना भी नहीं चाहेगा। सालिम अली इस बात से दुखी थे कि लोग पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखते हैं। लेखक बताता है कि सालिम अली को ऐसा लगता था कि लोग पक्षियों को भी आदमियों की नज़र से देखते हैं। वे झरने, पहाड़ों, जंगलों को भी इस दृष्टि से देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सालिम अली का कहना है कि इसी कारण वे इनके मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर पाते, यानी कि इन्हें देखने के लिए उन्हीं के नज़रिए से देखना है। पक्षियों को देखने के लिए उन्हीं का नज़रिया अपनाना होगा और प्रकृति को देखने के लिए प्रकृति का ही नज़रिया अपनाना होगा। लेखक का मानना है कि इतिहास में पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में नाना प्रकार की क्रीड़ाएँ की और कब मधुर स्वर में बंसी बजाई कि वृंदावन संगीतमय हो उठा। पर आज वृंदावन जाने पर यमुना का सांवला पानी सारे घटना की याद दिला देता है। कहता है कवि की, लेखक कहता है कि इतिहास में पता नहीं कब, यानी कि ये बीते समय की बात है कि कृष्ण लीला वृंदावन में हुई है, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं है। लेकिन आज भी अगर हम उस जगह पे जाते हैं तो यमुना के सांवले पानी को, यमुना का पानी जो है वो कालापन लिए होता है, सांवले रंग का होता है, तो इसलिए कह रहा है कि यमुना का सांवला पानी देखने के बाद वो सारी घटनाएं ताज़ा हो जाती हैं, उसकी याद ताज़ा हो जाती है और कृष्ण की बांसुरी से उत्पन्न जादू से वृंदावन कभी खाली नहीं हो सकता। लेकिन कवि लेखक का कहना है कि आज भी अगर हम वहाँ जाएं तो कृष्ण की बांसुरी हमें सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे मानस पटल में बस छपा हुआ है, वो हमारे मानस पटल पर अंकित है। वो सुनने के कारण हमें अब, जैसे सालिम अली को बहुत नज़दीक से देखने के कारण, बहुत उनके बारे में घनिष्ठता के कारण, उनको जानने के कारण, जब भी हम पक्षियों को देखेंगे तो ज़रूर सालिम अली की याद आएगी। वैसे ही कृष्ण के बारे में जानने के कारण कि कृष्ण वृंदावन में उनकी ऐसी रास लीलाएँ रही, ऐसे वो बड़े हुए, ये सारे कार्य किए उन्होंने, तो उस जगह पे जाने के बाद वो सारी घटनाएँ स्वाभाविक तौर पे ताज़ा हो उठती हैं, हमें महसूस सी होने लगती हैं।
तो उस सालिम अली के जीवन की तुलना लेखक कृष्ण से करता है कि जैसे कृष्ण की जन्मस्थली पे हम जाते हैं तो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं, वैसे ही पक्षियों को देखने के बाद सालिम अली की भी यादें ताज़ा हो जाएंगी। कमज़ोर शरीर वाले सालिम अली की मृत्यु लगभग 100 साल की उम्र में हुई, यानी कि 100 साल की उम्र तक जिए सालिम अली। उनकी मौत कैंसर के से हुई। उस उम्र में भी उनकी आँखों की ज्योति अच्छी थी, जो पक्षियों की हिफाजत के लिए कटिबद्ध थी। मैंने किसी बात के लिए हम कमर कसे हुए हैं, वैसे ही वो पक्षियों के जीवन के लिए उन्होंने कमर कसा था, वो कटिबद्ध थे कि वो उन्हें पक्षियों की हिफाजत करनी है। वे अपनी मृत्यु के निकट तक पक्षियों के बारे में जांच पड़ताल करते रहे, यानी कि जीवन के अंतिम क्षण तक, अंतिम समय तक वे पक्षियों से ही संबंधित रहें, पक्षियों के बारे में ही जांच पड़ताल करते रहें। सालिम अली प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे। एकांत के क्षणों में प्राकृतिक दृश्यों को देखने में खोए रहते थे। सालिम अली को सभी लोग जानते थे कि वो एक प्रसिद्ध बर्ड वॉचर हैं, और जब भी वो एक अकेले होते, एकांत में होते, तो उस क्षण में, उस समय में वो प्रकृति के दृश्यों में ही खोए रहते थे। प्रकृति में उनके लिए अपनी हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया थी। वो प्रकृति में अपनी एक काल्पनिक दुनिया गढ़ लिए थे, जिसमें कि वो हंसते खेलते रहते थे। एक रहस्यमयी दुनिया थी वो उनके लिए, और वो उस रहस्य में खोए रहते थे, जिसे उन्होंने अपनी जीवन संगिनी तहमीना की मदद से बनाई थी। तहमीना जो कि बचपन से सालिम अली के साथ पढ़ी थी और आगे चलकर वो उनकी जीवन संगिनी बनी, वो दोनों मिलकर ऐसी रहस्यमयी दुनिया में रहते थे। यानी कि ये रहस्यमयी दुनिया उन दोनों के मिलकर मिली जुली रूप में गढ़ी हुई थी। ये पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। कोई भी व्यक्ति अगर पक्षी प्रेमी है या जीव जंतुओं से प्रेम करता है, प्रकृति से प्रेम करता है, तो वो पर्यावरण प्रेमी तो स्वाभाविक रूप से होगा। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। केरल की साइलेंट वैली जो उत्तर में नीलगिरी की पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ मैदान है, जिसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। वहाँ जो रेगिस्तानी हवाएं आती थी, तो वहाँ उस अभयारण्य में, उस जंगल में बसे जीव जंतुओं के लिए, उनके जीवन के लिए खतरा था। इसलिए वो तत्कालीन, यानी कि उस समय जो देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, उनसे मिलने गए। उनकी चिंता देख मिट्टी की सौंधी खुशबू का असर जानने वाले प्रधानमंत्री की आंखें भर आई। मिट्टी की सौंधी खुशबू जानने वाले, यानी कि चौधरी चरण सिंह जो थे वो मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। वो एक किसान थे, वो किसान वर्ग से संबंधित थे, इसलिए वो जानते थे कि मिट्टी पर पड़ने वाली बूंदों की सौंधी खुशबू कैसी होती है, यानी कि जीवन के यथार्थ को वो समझते थे। आज न चौधरी चरण सिंह जिंदा हैं और न पर्यावरण प्रेमी सालिम अली। लेखक कहता है कि आज दोनों नहीं हैं। ऐसे में प्रकृति, पर्यावरण और पक्षियों की चिंता कौन करेगा? लेखक को इस बात की चिंता सता रही है कि पर्यावरण की चिंता करने वाले सालिम अली भी नहीं रहे, और उनकी चिंता से चिंतित हो भावुक होने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी नहीं रहे। अब कौन इस प्रकृति की, इस पर्यावरण की, इन पक्षियों की चिंता करेगा? सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ स्पैरो। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसका टाइटल था, जिसका शीर्षक था फॉल ऑफ स्पैरो, कि कैसे एक छोटी सी गौरैया उनके एयरगन से घायल होकर गिर जाती है और उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद की बात याद आ गई। अब लेखक क्या है कि पश्चिमी देश के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु की याद उसे आ जाती है, और वो दोनों व्यक्तित्वों की तुलना करने लगता है। यानी कि दोनों प्रसिद्ध व्यक्ति जो थे वो पक्षी प्रेमी थे, इसलिए वो दोनों की तुलना करता है। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने को कहा। लोग
डीएच लॉरेंस के बारे में जानना चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनकी पत्नी उनके कुछ ऐसे जीवन से संबंधित विषयों को उजागर करेंगी जो लोग नहीं जानते हैं। फ्रीडा का जवाब था कि उनके पति के बारे में उनसे ज़्यादा उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। फ्रीडा के इस एक पंक्ति में डीएच लॉरेंस के पूरे जीवन की अभिव्यक्ति हो जाती है कि डीएच लॉरेंस सबसे ज़्यादा नज़दीक किसके थे? पक्षियों के नज़दीक थे। वो कहती है कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय पक्षियों के साथ बिताया है, इसलिए मुझसे ज़्यादा मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में जानती है। इस तरह लॉरेंस और सालिम अली दोनों ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। इस तुलनात्मक तथ्य के आधार पर लेखक प्रमाणित करता है। बचपन के दिनों में सालिम अली की एयरगन से घायल होकर गिरने वाली गौरैया उन्हें जीवन भर के लिए नई नई खोज और नए नए रास्ते की ओर ले गई। उस चिड़िया का घायल होना सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल देता है, यानी कि उनके लिए एक दिशा निश्चित कर देता है। कोई ऐसी घटना व्यक्ति के जीवन में घटित हो जाती है जो उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। तो ये घटना सालिम अली के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई थी। इस घटना ने उनके जीवन को एक नई दिशा, एक नया लक्ष्य दे दिया और वो उसी समय से पक्षियों के प्रति जो आकर्षित हुए कि जीवन पर्यंत, जीवन भर वो पक्षियों के बारे में ही जांच पड़ताल करते रहे। उसी दिन से वो पक्षियों के विषय में रुचि लेने लगे, प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए नित्य नई ऊंचाइयां छूने लगे। यानी कि वो नए नए खोज करते, नए नए शोध करते, प्रकृति के रहस्यों को उजागर करते। वे भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक, जो प्राकृतिक जीवन है उसी का प्रतिरूप बन गए। जैसे लॉरेंस बन गए थे वैसे ही सालिम अली भी बन गए। सालिम अली आजीवन भ्रमणशील रहे यानी कि घूमते रहे। जब पक्षियों के बारे में वो जानना चाहते थे तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के पक्षी होते, उनका जीवन कैसा होता है, ये उत्सुकता उन्हें भ्रमण करने पर मजबूर करती थी, इसलिए वो भ्रमणशील हो गए थे। उनकी यायावरी देखकर लगता है कि आज वे पक्षियों की खोज में निकले हैं। उनके इस भ्रमणशील स्वभाव के कारण लेखक को यानी कि जाविर हुसैन को ऐसा लगता है कि अंतिम यात्रा में गए सालिम अली, उन्हें ऐसा नहीं लगता कि अब वो वापस नहीं आएंगे, वो उनकी अंतिम यात्रा है। उन्हें लगता है कि वो किसी पक्षी के बारे में पता लगाने गए हैं और कुछ ही देर में अपने गले में दूरबीन लटकाए जानकारी लिए वापस आ जाएंगे। लेखक को ऐसा महसूस होता है। दूरबीन हमेशा वो गले में इसलिए लटकाए रहते थे क्योंकि किसी भी पक्षी को देखें तो तुरंत उसके नज़दीक से देख सकें, उसके बारे में जान सकें, उसके जीवन को समझ सकें, इसलिए वो हमेशा अपने गले में दूरबीन लटकाए रहते थे। लेखक पूछता है कि तुम लौटोगे ना सालिम अली। लेखक अपने अतीत में खोए, अपनी स्मृति में खोए सालिम अली से प्रश्न करता है या अपने आप से प्रश्न करता है कि तुम लौटोगे ना सालिम अली। लेकिन उसे पता है कि सालिम अली अब लौटेंगे नहीं, लेकिन उसका मन जो है इस बात को नहीं मानता क्योंकि उनके भ्रमणशील व्यक्तित्व के कारण उसे लगता है कि कहीं से किसी पक्षी के बारे में जानकारी लेकर सालिम अली पुनः वापस आ जाएंगे। इसके साथ ही ये पाठ का सारांश समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके प्रश्नोत्तर आपको बताऊँगी। मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? इसका उत्तर इस प्रकार होगा। बचपन में सालिम अली की एयरगन से नीले कंठ वाली एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। घायल गौरैया को देख उनका मन द्रवित हो गया यानी कि दुखी हो गया। वे उसकी सेवा तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में जुट गए। उसके बाद उनके जीवन की दिशा पक्षी जगत की ओर मुड़ गई और वो पक्षी प्रेमी बन गए। दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? इसका उत्तर इस प्रकार होगा।
सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर गए। उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण की प्रदूषित होने से बचाने, पक्षियों की रक्षा, वनों की अंधाधुंध कटाई आदि बातें उठाई होंगी। सालिम अली की ऐसी निस्वार्थ बातें तथा पर्यावरण की चिंता जानकर चौधरी साहब की आंखें नम हो गई होंगी। तीसरा प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? इसका उत्तर होगा, सालिम अली की तरह लॉरेंस भी प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे। वे अपने आसपास के पर्यावरणीय गतिविधियों की जानने तथा पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करने में समय बिताया करते थे। वे अपनी छत पर बैठने वाली गौरैया के साथ अपनी पत्नी से अधिक समय बिताते थे। यही कारण था कि फ्रीडा ने कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। क, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। इसका उत्तर होगा, अंग्रेजी साहित्यकार लॉरेंस को पर्यावरण से विशेष लगाव था। उन्होंने प्रकृति की ओर लौटने की बात कही थी। उनका जीवन प्रकृति के अत्यंत निकट था। इसी प्रकार सालिम अली ने भी अपना जीवन पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के विषय में काम करने में लगा दिया। इसलिए दोनों की तुलना लेखक करता है। ख, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? लेखक कहता है सालिम अली की मृत्यु के बाद कि कोई चाह कर भी अब सालिम अली को जीवित नहीं कर सकता। कोई चाह कर भी अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो नहीं लौटा सकता। सालिम अली अपने अनूठे पक्षी प्रेमी थे। लेखक ने उनकी तुलना ऐसे पक्षी से की है कि जो अपने जीवन की लंबी यात्रा कर मौत की गोद में सो गया है। इस पक्षी को दूसरों के शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी जीवित नहीं किया जा सकता। सालिम अली का सपना मौलिक था, किसी का दिया हुआ नहीं था। यह पक्षी किसी की धड़कनों से जिंदा नहीं हो सकता। उनका सपना मौलिक था। वो पक्षी प्रेमी खुद अपने जीवन से संबंधित घटना के आधार पर बने थे, न कि किसी से प्रेरित होकर। अर्थात उनके सामने कोई अन्य पक्षी प्रेमी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ग है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो इसका आशय होगा कि सालिम अली पक्षियों की खोज में किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे टापू की तरह नहीं, सागर की तरह खुले आचार विचार और सोच वाले थे। वे पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। वो पक्षियों से संबंधित ज्ञान के विषय में वो टापू नहीं बने। ये नहीं कि एक शोध किया, उससे संबंधित एक ज्ञान दे दिया, एक उसका परिचय दे दिया और हो गया। नहीं, उन्होंने खुद भी अथाह सागर बताया, खुद भी उसकी खोज में जीवन पर्यंत लगे रहे। उनका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उस पक्षियों के जीवन से संबंधित ज्ञान का अथाह सागर समाप्त नहीं हुआ। वो उन्होंने सीमित ज्ञान नहीं दिया कि वो उस ज्ञान के क्षेत्र में टापू बन जाए। उन्होंने अथाह बताया, उनके ज्ञान को, उनके जीवन को, प्रकृति को अथाह सागर बताया और जीवन पर्यंत वो उससे संबंधित ज्ञान देते रहे और अर्जित करते रहे। पांचवा प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली। तो भाषा शैली मैंने आपको उसके लेखक के जीवन परिचय में बताया है, उससे संबंधित आप कर सकते हैं। छठा प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इस सारांश को समझकर आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। वही सातवां प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, इस संस्मरण में लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के व्यक्तित्व एवं मुख्यतः उनके पक्षी प्रेम का वर्णन किया है। सालिम अली का सपना था पक्षियों के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करना, जिसे वे आजीवन सच करने में लगे रहे और इसे साकार भी किया।
इस तरह इसका शीर्षक पूरी तरह सार्थक है। सांवले सपनों की याद, यानी कि लेखक जो है सालिम अली से बहुत लंबे समय तक जुड़ा हुआ है। उनकी मृत्यु के बाद वो अतीत से जुड़े उन यादों को साझा करना चाहता है, शेयर करना चाहता है। तो उन धुंधली यादों को वो कहता है कि सांवले सपनों की याद, जो ये शीर्षक जो है इस संस्मरण का एकदम सार्थक और सटीक शीर्षक है। इसके साथ ही ये पाठ और इसके प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आपको कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रश्नों का, अपनी शंकाओं का निराकरण कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।